हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 12 यानी 12 को देखेंगे। आज हम लोग इस चैप्टर नंबर 12 को टोटल 2 पार्ट में देखेंगे, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी लंबी होने के कारण हम लोग इस वीडियो को 2 पार्ट में देखेंगे। तो पहला पार्ट में हम लोग स्टार्ट करते हैं भारत का संविधान का निर्माण, एक नए युग की शुरुआत, यानी संविधान का गठन कैसे हुई, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, उन सब के बारे में देखेंगे। कैबिनेट मिशन जो आया था जुलाई 1946 ईस्वी में, उसके तहत कौन कौन थे? 3 सदस्य जो थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पेंथिंक लॉरेंस तथा एबी अलेक्जेंडर, ये सब जो आए हुए थे कैबिनेट मिशन के तहत। और संविधान सभा में टोटल जो है कितने दिन समय लगा, यानी 2 साल, कितना दिन? तो 2 साल 11 माह और 18 दिनों का समय लगा। टोटल बात करें तो 11 टोटल जो है 11 अधिवेशन यानी बैठक हुई। लगभग संविधान निर्माता जो थे जितने, लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया। उसके बाद जो है ना, प्रारूप जो तैयार किए थे बी आर अम्बेडकर जी, लगभग 114 दिन तक विचार हुआ, यानी बहस हुई। टोटल जो है संविधान निर्माण में बात करें तो टोटल लगभग की बात करें तो खर्च हुआ 64 लाख रुपये खर्च किया गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग आज इतने सारे चीज़ों को देखेंगे। जितनी बड़ी समितियां हैं, कौन कौन समिति है, प्रारूप समिति क्या है, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन है, जैसे जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू, इन सबको हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप बने रहेंगे। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया और यह दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। यदि हम अपने देश के आकार और विविधता पर ध्यान दें तो इसकी लंबाई, पेचीदगी की को आसानी से समझ सकते हैं। स्वतंत्रता के समय भारत न केवल एक विशाल और विविधतापूर्ण बल्कि गहरे तौर पर बिखरा हुआ देश भी था। ऐसे में देश की एकजुटता और प्रगति के लिए एक विस्तृत गहन विचार विमर्श पर आधारित है। सावधानी पूर्वक सूत्रबद्ध किया गया संविधान लाजमी था। हमारे संविधान ने अतीत और वर्तमान के घावों पर मरहम लगाने और विभिन्न वर्गों, जातियों और कम्युनिटियों में बटे भारतीयों को एक साझा राजनीति प्रयोग में शामिल करने में मदद दी। दूसरी ओर इस संविधान में लंबे समय से चली आ रही ऊंच नीच का भेदभाव जो और अधीनता की संस्कृति में लोकतांत्रिक संस्थानों को विकसित करने का भी प्रयास किया गया। भारत के संविधान को दिसंबर 1946 ईस्वी से नवंबर 1949 के बीच सूत्रबद्ध किया गया। इस दौरान संविधान सभा में उसके मसौदे के एक एक भाग पर लंबी चर्चाएं चली। संविधान सभा देख सकते हैं आप लोग। दिसंबर 1949 में 3 साल तक चली बहस के बाद संविधान पर साइन करते हुए, लगभग 3 साल तक चली बहस के बाद देख सकते हैं आप लोग कि कुल 11 सत्र हुए, जिनमें 165 दिन बैठकों में गए। टोटल जो है 165 दिन तक बैठकों में गए। सत्रों के बीच विभिन्न समितियां, उप समितियां जो थे, उप समितियां को सुधारने और संभालने का काम करती थी। राजनीति शास्त्र की पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने के बाद आप यह जान चुके होंगे कि भारत का संविधान कैसा है। आप देख चुके हैं कि आज़ादी के बाद इस संविधान पर क्या उपयोगिता और सार्थकता रही। इस अध्याय में हम संविधान के इतिहास और उसके निर्माण के दौरान हुई गहन परिचर्चा को जानेंगे। यदि संविधान सभा में उठने वाली आवाज़ों को सुनने का प्रयास करें तो हमें उन प्रक्रियाओं का अंदाज़ा लग जाएगा जिनके माध्यम से संविधान को सूत्रबद्ध किया गया और नए राष्ट्र की कल्पना की साकार हुई। देखते हैं उथल पुथल का दौर क्या था। संविधान निर्माण से पहले साल काफ़ी उथल पुथल वाले थे। यह महान आशाओं का क्षण भी था और भीषण मोहभंग का भी। 15 अगस्त 1946 को भारत आज़ाद तो कर दिया गया, किंतु इसके साथ ही उसे विभाजित भी कर दिया गया, यानी पार्टीजन भी बंटवारा भी कर दिया गया। ठीक है, तो लोगों की स्मृति में 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन अभी भी जीवित था। भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था 9 अगस्त 1946 को, या कहीं कहीं 8 अगस्त भी देता है। ब्रिटिश राज के खिलाफ संभवतः सबसे व्यापक जन आंदोलन था।
विदेशी सहायता से सशस्त्र संघर्ष के जरिए स्वतंत्रता पाने के लिए सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इन्होंने 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। कब? तो 1943 ईस्वी में, इसको याद रखिएगा। और इसका नारा था दिल्ली चलो। और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब की? तो 1943 ईस्वी में। जय हिंद का भी नारा दिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसका ये सभी प्रमुख नारे थे। सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक उड़ीसा में इसका जन्म हुआ और मृत्यु 18 अगस्त 1945 ईस्वी को। कब? 1945 ईस्वी को ताइपे जो ताइवान में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हो गई। ठीक है, इस तरह से हम लोग आगे देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस द्वारा किए गए प्रयास भी लोगों को बखूबी याद है। 1946 के बसंत में बम्बई तथा अन्य शहरों में रॉयल इंडियन नेवी यानी शाही भारतीय नौसेना के सिपाहियों का विद्रोह भी लोगों को बार बार आंदोलित कर रहा था। लोगों की सहानुभूति सिपाहियों के साथ थी। 40 के दशक के आखिरी सालों में देश के विभिन्न भागों में मजदूरों और किसानों के आंदोलन भी हो रहे थे। व्यापक हिंदू मुस्लिम एकता इन जन आंदोलन का अहम पहलू था। इसके विपरीत कांग्रेस और मुस्लिम लीग बात करें मुस्लिम लीग की स्थापना तो 1906 ईस्वी में। कब? याद रखिएगा, 1906 ईस्वी में हुआ था। कहाँ? तो ढाका जो बांग्लादेश में है। कौन किए थे? आगा खान और सलीम उल्लाह खान के नियंत्रण में किया गया था। इस तरह से याद रखेंगे। कब? तो 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को। आगे देखते हैं। दोनों के प्रमुख राजनीतिक दल धार्मिक सौहार्द और सामाजिक सामंजस्य स्थापित करने के लिए 16 सफाई की कोशिशों में नाकामयाब होते जा रहे थे। अगस्त 1946 में कलकत्ता में शुरू हुई हिंसा के साथ उत्तरी और पूर्वी भारत में उत्तर की बात करें तो उत्तरी भारत हो गया आपको अभी वर्तमान में जम्मू कश्मीर वगैरह हो गया, पंजाब हो गया, ये सब। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। पूर्वी भारत की बात करें तो पूर्वी भारत के अंतर्गत जो अभी आ रहा है आपको अरुणाचल प्रदेश, जितने भी राज्य हैं, बंगाल, वेस्ट बंगाल वगैरह। साल भर तक चलने वाली दंगे फसाद और हत्याओं का लंबा सिलसिला शुरू हो गया। बर्बर हिंसा का यह विभत्व नाच भीषण जनसंहार हुई यानी जनसंहारों के साथ हुआ। इसके साथ ही देश विभाजन की घोषणा हुई। असंख्य लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। 15 अगस्त 1946 को स्वतंत्रता दिवस पर आनंद और उम्मीद का जो माहौल था वह उस समय के लोगों को कभी नहीं भूलेगा। लेकिन भारत के बहुत सारे मुसलमानों और पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं व सिखों के लिए यह एक निर्मम चुनाव का क्षण था। उनके सामने यह तत्क्षण मृत्यु और पीढ़ियों पुरानी जड़ों से उखड़ जाने के बीच चुनाव का क्षण था। करोड़ों शरणार्थी यहाँ से वहाँ जा रहे थे। यानी लगभग इसमें बात करें तो 20 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हुई इस विभाजन पार्टीजन के दौरान। लगभग 1.5 करोड़ जो थे आदमी जो है बेघर हो गए। यानी कुछ पाकिस्तान चले गए, कुछ इधर रह गए, यानी सामान लेके। मुसलमान पूर्वी व पश्चिमी पाकिस्तान की तरफ तो हिंदू और सिख पश्चिमी बंगाल व पूर्वी पंजाब की तरफ बढ़े जा रहे थे। उनमें से बहुत सारे कभी मंजिल तक नहीं पहुँचे, बीच रास्ते में ही मर गए। देखिए कितनी भयावह थी। नवजात राष्ट्र के सामने इतनी ही गंभीर एक और समस्या देशी रियासत को लेकर थी। ब्रिटिश राज के दौरान उपमहाद्वीप का लगभग 1/3 भूभाग ऐसे नवाबों और रजवाड़ों के कंट्रोल में था जो ब्रिटिश ताज की अधीनता स्वीकार कर चुके थे। उनके पास अपने राज्यों को जैसे चाहे चलाने की सीमित ही सही लेकिन काफ़ी आज़ादी थी। जब अंग्रेज़ों ने भारत छोड़ा तो इन नवाबों और राजाओं की संवैधानिक कंडीशन बहुत अजीब हो गई। एक समकालीन प्रेक्षक ने कहा था कि कुछ महाराजा तो बहुत सारे टुकड़ों में बंटे भारत में स्वतंत्र सत्ता का सपना देख रहे थे। संविधान सभा की बैठकें इसी पृष्ठभूमि में संपन्न हो रही थी। बाहर जो कुछ चल रहा था उससे संविधान सभा में होने वाली बहस और विचार विमर्श भी भला अछूता कैसे रह सकता था। आइए कुछ छोटा हुआ है देखते हैं हम लोग। यहाँ देख सकते हैं विनाश और उथल पुथल की छवियाँ संविधान सभा के सदस्यों को लंबे समय तक परेशान करती रही। देख सकते हैं
यहाँ देख सकते हैं 14 अगस्त यानी 1947 की मध्यरात्रि संविधान सभा में बोलते जवाहरलाल नेहरू। इसी समय नेहरू ने अपना वह प्रसिद्ध भाषण, जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो इसका यह जो है ये काफ़ी फेमस है, गुट निरपेक्ष नीतियों के लिए काफ़ी विख्यात थे ये, ठीक है। उसके बाद इसका जन्म की बात करें तो 14 नवंबर 1889 ईस्वी, कब 1889 ईस्वी को जो है इलाहाबाद में हुआ और मृत्यु 27 मई 1964 ईस्वी को दिल्ली में हुई दिया था, जिसकी शुरुआती पंक्तियाँ इस प्रकार थी। इसी टाइम में 14 अगस्त के दिन ही पार्टीजन हुआ था पाकिस्तान का, ठीक है। बहुत समय पहले हमने नियति से साक्षात्कार किया था, अब समय आ चुका है कि हम अपने इस संकल्प को न केवल पूर्ण रूप से या समग्रता में बल्कि उल्लेखनीय रूप से साकार करें। अर्धरात्रि के यानी मिडनाइट 12 बजे के इस क्षण में जब दुनिया सो रही है, भारत जीवन और स्वतंत्रता की ओर जाग रही है, देख सकते हैं। के लिए यह एक निर्मम, देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू बोलते हुए संविधान सभा में। संविधान सभा का गठन अब हम लोग देखेंगे। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव मेंबर्स का सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। 1945 से 46 की सर्दियों में भारत के प्रांतों में चुनाव हुए थे। इसके पश्चात प्रांतीय संसदों में, पार्लियामेंट में अभी संसद का इसकी बात करें तो कितने अंग हैं? 3 अंग होते हैं। कौन? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। इसका ट्रिक की बात करें तो आप लोग याद रखिएगा, संसद का अनुच्छेद के लिए तो सरला काफ़ी इम्पोर्टेंट है। स से संसद हो गया जो 79, र से राज्यसभा 80 हो गया और लोकसभा ल से हो गया 81, ठीक। इस तरह से आर्टिकल याद रखेंगे। प्रांतीय संसदों ने संविधान सभा के सदस्यों को चुना। नए संविधान में कांग्रेस प्रभावशाली थी। प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस ने सामान्य चुनाव क्षेत्रों में भारी जीत प्राप्त की और मुस्लिम लीग जो थे, मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ तो 1906 में, ठीक है, गठन किया गया। तो आगा खां और सलीमुल्लाह खान के द्वारा अधिकांश आरक्षित मुस्लिम सीटें मिल रही थी, लेकिन लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार उचित समझा और एक अन्य संविधान बनाकर उसे पाकिस्तान की मांग को जारी रखा। पाकिस्तान की मांग चौधरी रहमत अली ने किया था, मांग शब्द का 1933 ईस्वी में। हालांकि शुरुआत में समाजवादी भी संविधान सभा से परे रहे, क्योंकि वे उसे अंग्रेज़ों की बनाई हुई संस्था मानते थे। वे सभा का वाकई स्वायत्त होना असंभव है। सभी कारणों से संविधान सभा के 82% सदस्य कांग्रेस पार्टी के ही सदस्य थे, मेंबर थे, परंतु सभी कांग्रेस सदस्य एकमत नहीं थे। सभी में एकता नहीं थे, सभी में यानी बहुत सारे मतभेद थे। कई निर्णायक मुद्दों पर उनके मत भिन्न भिन्न हो सकते थे। कई कांग्रेसी समाजवाद से प्रेरित थे तो अन्य जमींदारी के हिमायती थे। कुछ सांप्रदायिक दलों के करीब थे, लेकिन कई पक्के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रीय आंदोलन की वजह से कांग्रेसी वाद विवाद करना और मतभेदों पर बातचीत कर समझौतों की खोज करना सीख गए थे। संविधान सभा में भी कांग्रेस सदस्यों ने कुछ ऐसा ही रुख अपनाया। संविधान सभा में हुई चर्चाएं जनमत से भी प्रभावित होती थी। जब संविधान सभा में बहस होती थी तो विभिन्न पक्षों की दलीलें अखबारों यानी एडवर्टाइज में भी छपती थी और तमाम प्रस्तावों पर सार्वजनिक रूप से बहस चलती थी। इस तरह प्रेस में होने वाली इस आलोचना और जवाब भी आलोचना से किसी मुद्दे पर बनने वाली सहमति या असहमति पर गहरा असर पड़ता था। सामूहिक सहभागिता बनाने के लिए जनता के सुझाव भी आमंत्रित किए गए थे। कई भाषाई अल्पसंख्यक अपनी मातृभाषा की रक्षा की मांग करते थे। धार्मिक अल्पसंख्यक अपने विशेष हित सुरक्षित करवाना चाहते थे और दलित जाति शोषण के अंत की मांग करते थे। उन्होंने काफ़ी उन लोगों के ऊपर अत्याचारें हो रही थी, शोषण हो रही थी। उच्च कुल के लोग काफ़ी शोषण कर रहे थे, जमींदार बड़े बड़े लोग। इसीलिए उन लोगों ने भी अंत में अपनी मांग करते हुए सरकारी संस्थाओं में रिजर्वेशन चाहते थे। सभा में सांस्कृतिक अधिकारों एवं सामाजिक न्याय के कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चल रही सार्वजनिक चर्चाओं पर बहस हुई। देख सकते हैं आप लोग संविधान सभा का अधिवेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल दाएं और से दूसरे स्थान पर बैठे हुए, देख सकते हैं। इस तरह से बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल
को इसको जो है लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। और सरदार वल्लभ भाई का जन्म की बात करें तो 31 दिसंबर 1875 ईस्वी को नाडियाद गुजरात में हुआ था और मृत्यु जो है 15 दिसंबर 1950 ईस्वी को, याद रखिए 1950 ईस्वी को मृत्यु बम्बई में हुआ था, वर्तमान जो मुंबई है। मुख्य आवाज़ें क्या थी? मुख्य आवाज़ें हम लोग देखेंगे। संविधान सभा में 300 सदस्य मेंबर थे, इनमें से 6 सदस्यों की भूमिका महत्वपूर्ण रही। इन 6 में 3 जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो प्रथम भारत के जो थे राष्ट्रपति बने थे, और उस तरह से वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को जीरादेई सीवान जो बिहार में वहाँ जन्म हुआ था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न के उपाधि से जाना जाता है, इसको याद रखिएगा, देश रत्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कांग्रेस के सदस्य एक निर्णायक प्रस्ताव उद्देश्य प्रस्ताव किसने लाया? तो जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे। उन्होंने यह प्रस्ताव भी पेश किया था कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज केसरिया, सफ़ेद और गहरे हरे रंग के 3 बराबर चौड़ाई वाली पट्टियों का तिरंगा झंडा होगा, जिसके बीच में गहरे नीले रंग का एक चक्र होगा। चक्र में टोटल कितनी तीलियाँ? 24 याद रखिएगा होगा। पटेल मुख्य रूप से पर्दे के पीछे एक महत्वपूर्ण काम कर रहे थे। उन्होंने कई रिपोर्टों के प्रारूप लिखने में खास मदद की और परस्पर विरोधी विचारों के बीच सहमति पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। बात करें ये राष्ट्रीय झंडा की अनुपात कितना है, तो लंबाई चौड़ाई का, तो याद रखिएगा पूछा जाता है 3:2 है, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। कहेगा कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे अस्थायी अध्यक्ष। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे। और पूछेगा प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। संचालन समिति पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति पूछेगा तो जवाहरलाल नेहरू। इस तरह से याद रखेंगे। राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा। सभा में चर्चाएं रचनात्मक दिशा ले रही और सभी सदस्यों को अपनी बात कहने का मौका मिले, यह उनकी जिम्मेदारियां थी। कांग्रेस के इस त्रिगुट के अलावा प्रख्यात अधिवेता अर्थशास्त्री बी.आर. अम्बेडकर भी सभा के सबसे महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक थे। बात करें बी.आर. अम्बेडकर तो इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा का स्थापना 1924 में किया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है पीपीएससी में। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना भी 1936 में किया, इसको भी याद रखेंगे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। यद्यपि ब्रिटिश शासन के दौरान अंबेडकर कांग्रेस के राजनीतिक विरोधी रहे, परंतु स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी की सलाह पर उन्हें केंद्रीय विधि मंत्री का पद मिला। केंद्रीय विधि मंत्री का पद किसको मिला? तो अंबेडकर जी जो थे, डॉक्टर अंबेडकर जी को दिया गया। कब दिया गया? तो स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल जब 1947 में बनी थी, उस टाइम में सभी को जो है कैबिनेट स्तर का मंत्री बनाया गया था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल और विदेशी मामले में दिया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह, सूचना एवं प्रसारण राज्यों के मामले में दिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को याद रखिएगा खाद्य एवं कृषि मंत्री। जॉन मठाई को रेलवे एवं परिवहन मंत्री। डॉक्टर अंबेडकर जी को जो थे बनाया गया था लॉ मिनिस्टर यानी विधि मंत्री। जगजीवन राम को श्रम मंत्री। सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर। राजकुमारी अमृत कौर को हेल्थ मिनिस्टर बनाया गया। रफ़ी अहमद किदवई को संचार मंत्री बनाया गया था। इस तरह से याद रखेंगे आप लोग, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद को मुखर्जी जो थे, उनको उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री बनाया गया था। प्रारूप महत्वपूर्ण सुझाव दिए, अध्यक्ष के रूप में भी काम किए, ठीक है। इन 6 सदस्यों को 2 प्रशासनिक अधिकारियों ने महत्वपूर्ण सहायता दी। इनमें से एक बी.एन. राव थे, वह भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार थे। उन्होंने अन्य देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का गहन अध्ययन करके कई चर्चा पत्र तैयार किए। दूसरे अधिकारी एस.एन.
मुखर्जी, इनकी भूमिका मुख्य योजनाकार की थी। मुखर्जी जटिल प्रस्तावों को अस्पष्ट वैदिक भाषा में व्यक्त करने की क्षमता रखते थे। अंबेडकर के पास सभा में संविधान के प्रारूप को पारित करने की जिम्मेदारी थी। इस काम में कुल मिलाकर 3 वर्ष लगे और इस दौरान हुई चर्चाओं के मुद्रित रिकॉर्ड 11 भारी भरकम खंडों में प्रकाशित हुई। यह लंबी मगर दिलचस्प प्रक्रिया थी। संविधान सभा के सदस्यों ने अपने विविध दृष्टिकोण बड़ी सफाई से पेश किए थे। उनकी प्रस्तुतियों में हम भारत के भविष्य से जुड़े हुए कई मुद्दों पर परस्पर विरोध विचार देख सकते हैं। देश के भावी स्वरूप पर भारतीय भाषाओं राष्ट्रों को कौन से राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्थाएं अपनानी चाहिए, नागरिकों के नेतृत्व मूल्य कैसे होने चाहिए और कैसे नहीं, इस पर सभी प्रश्नों पर थी। देख सकते हैं आप लोग बी आर अम्बेडकर हिंदू कोड बिल पर चर्चा का संचालन करते हुए। हिंदू कोड बिल जो है 11 अप्रैल कब 11 अप्रैल याद रखिएगा, अप्रैल 1947 ईस्वी को, ठीक है, 47 को अम्बेडकर जी पेश करते हुए। देख सकते हैं, अगर कुछ छूटा नहीं ना, देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे संविधान की दृष्टि। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। क्या किया? उद्देश्य प्रस्ताव जो है पेश किए। यह एक ऐतिहासिक प्रस्ताव था जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी और फ्रेमवर्क सुझाव किया गया था, जिसके तहत संविधान का कार्य आगे बढ़ना था। इसमें भारत को एक स्वतंत्र संप्रभुत्व गणराज्य घोषित किया गया था। नागरिकों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया था और यह वचन दिया गया था कि अल्पसंख्यकों, पिछड़े व जनजातीय क्षेत्रों एवं दलित व अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त रक्षात्मक यानी प्रोटेक्ट प्रावधान किए जाएंगे। इन उद्देश्यों को रेखांकित करते हुए नेहरू जी ने भारतीय प्रयोग को एक व्यापक ऐतिहासिक संदर्भ में प्रस्तुत किया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि उनकी नज़र बरबस अतीत में हुए उन ऐतिहासिक प्रयोगों की ओर जा रही है जिनमें अधिकारों के ऐसे दस्तावेज तैयार किए गए थे। हम सिर्फ एक नकल करने वाले नहीं हैं। ये 13 दिसंबर 1946 को अपने प्रसिद्ध भाषण में जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा था। मेरे जहन में बार बार वे सारी संविधान सभाएं आ रही है जो पहले यह काम कर चुकी है। मुझे उस महान अमेरिकी राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया का ख्याल आ रहा है जहां राष्ट्र निर्माताओं ने एक ऐसा संविधान रच दिया था जो इतने सारे सालों, डेढ़ सदी से भी ज़्यादा समय तक काल की कसौटी पर खरा उतरा। उन्होंने इस एक महान राष्ट्र गढ़ा जो उसी संविधान पर आधारित है। इसके साथ ही मेरी नज़र उस महान क्रांति की ओर जाती है जो 150 साल पहले एक अन्य स्थान पर हुई थी। मुझे उस संविधान सभा का विचार आता है जो स्वतंत्रता के लिए इतने सारे संघर्ष लड़ने वाले पेरिस के भव्य एवं खूबसूरत शहर से जुटी थी। उस संविधान सभा ने कितनी मुश्किलों का सामना किया था और किस तरह राजा व तमाम अन्य अधिकारी उसके रास्ते में रोड़ा यानी बन रहे थे। इतिहास के ये सारे अध्याय पर बस मुझे याद आ रहे हैं। सदन इस बात को याद रखेगा कि जब तक इस तरह की मुश्किलें आई और जब उन संविधान सभाओं के लिए एक कमरा तक नहीं दिया जा रहा था तो उन्होंने टेनिस के खुले मैदान में सभा की थी और एक शपथ ली थी, टेनिस कोर्ट की शपथ। किसने कहा था? तो ये जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा, के नाम से जाना जाता है। उन्होंने राजाओं व अन्य ताकतों की रुकावटों के बावजूद अपनी बैठकें जारी रखी, तब तक वहाँ से नहीं हिले जब तक उन्होंने अपना काम पूरा नहीं कर लिया था। मुझे विश्वास है कि हम भी उसी शुद्ध भाव, प्योर भावना से यहाँ इकट्ठा हुए हैं, चाहे हमारी बैठक इस कक्ष में हो या कहीं और, चाहे खेतों में हो या बाजार में, हमारी बैठकें तब तक जारी रहेंगी जब तक हम अपना काम पूरा नहीं कर लेंगे। देख सकते हैं आगे फिर क्या कहते हैं। इसके साथ ही मुझे हाल की इस एक क्रांति का विचार आता है जिसमें एक नए किस्म के राज्य का निर्माण हुआ और रूस की क्रांति थी जिसमें दुनिया के एक शक्तिशाली देश के रूप में सोवियत समाजवादी गणराज्य को जन्म दिया। आज यह देश दुनिया में अप्रतिम
भूमिका निभा रही है। यह न केवल दुनिया का ताकतवर एक शक्तिशाली देश है बल्कि हमारा पड़ोसी भी है। ये हमारे महान प्रयोग हमारे सामने है, हमें उनकी सफलताओं से सीखना है और उनकी विफलताओं से बचने का प्रयास करना है। हो सकता है हम उन्हीं विफलताओं से बचने में सफल न हो पाए, क्योंकि किसी भी इंसानी कोशिश में थोड़ी बहुत नाकामी की गुंजाइश तो रहती ही है। परंतु मुझे ये विश्वास है कि तमाम रुकावटें और कठिनाइयों के बावजूद हम आगे बढ़ेंगे और उस सपने को प्राप्त कर साकार करके ही दम तोड़ेंगे जिसे हम इतने अरसे से अपने दिलों में सँजोए हुए हैं। हमने एक स्वतंत्र प्रभुत्व गणराज्य की स्थापना का दृढ़ और पवित्र संकल्प लिया। भारत का संपूर्ण संप्रभुत्व होना नियत है, इसका स्वतंत्र होना और गणराज्य होना स्वाभाविक है। कुछ मित्रों ने सवाल उठाया, आपने यह लोकतांत्रिक शब्द क्यों नहीं रखा? मैंने उन्हें कहा कि निस्संदेह यह सोचा जा सकता है कि कोई गणराज्य लोकतांत्रिक न हो, परंतु हमारा पूरा इतिहास, हिस्ट्री इस तथ्य का साक्षी है कि हम लोकतांत्रिक संस्थानों के ही पक्षधर हैं। स्वाभाविक है कि हमारा लक्ष्य लोकतंत्र है और लोकतंत्र से कम कुछ भी नहीं। यह लोकतंत्र कैसा होगा, उसकी शक्ल सूरत कैसी होगी, यह एक अलग मसला है। आज के लोकतंत्र ने दुनिया की प्रगति में ज़बरदस्त भूमिका निभाई है और उनमें बहुत सारे यूरोप तथा अन्य स्थानों के देश हैं, परंतु यह संदेहजनक हो सकता है कि अगर उन्हें पूरी तरह लोकतांत्रिक बने रहना है तो न जाने कब उन लोकतंत्रों को अपनी शक्ल सूरत थोड़ी बहुत बदलनी पड़ती। मैं आशा करता हूँ कि किसी कथित लोकतांत्रिक देश की एक खास लोकतांत्रिक प्रणाली या किसी संस्थान विशेष की हम पर सिर्फ नकल करने वाले नहीं हैं। हो सकता है कि हम उससे बेहतर कुछ रच दें। बहरहाल किसी भी सूरत में हम यहाँ जैसी चाहे सरकार बनाए वह हमारे लोगों के स्वभाव के अनुरूप है और उनको स्वीकार जरूरी होना चाहिए। हम लोकतंत्र के हक में हैं। इस सदन को तय करना है कि इस लोकतंत्र पूर्णतम लोकतंत्र का स्वरूप कैसा होगा। सदन जो है इस बात को देख सकता है, यद्यपि इस प्रस्ताव में हमने लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि हमें लगा कि यह तो स्वाभाविक है कि गणराज्य शब्द में यह शब्द पहले ही निहित होता है, इसलिए हम अनावश्यक और अनुपयोगी शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहते। हमने शब्दों के प्रयोग मात्र से कहीं ज़्यादा ध्यान दिया। हमने इस प्रस्ताव में लोकतंत्र की अंतर्वस्तु प्रस्तुत की है, बल्कि लोकतंत्र की ही नहीं आर्थिक लोकतंत्र की अंतर्वस्तु प्रस्तुत की है। अन्य सदस्यों की इस बात पर आपत्ति हो सकती है कि इस प्रस्ताव में हमने भारत के एक समाजवादी राज्य बनाने का उल्लेख क्यों नहीं किया। यह मेरा केवल इतना ही कहना है कि समाजवाद का समर्थक हूँ और मुझे आशा है कि एक दिन भारत की समाजवाद के पक्ष में होगा। ये किसका कथन है? तो जवाहरलाल नेहरू का समाजवाद का। वही एक भारत का समाजवादी राज्य की स्थापना के मार्ग पर चलेगा और मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन पूरी दुनिया को इसी मार्ग पर चलना होगा। संविधान सभा का बहस था, देख सकते हैं, टेनिस कोर्ट की शपथ के नाम से दिया गया था। कितनी क्राउड है सब मेंबर्स का। नेहरू के भाषण की सावधानी से पड़ताल की जानी चाहिए। उसमें क्या कहा जा सकता है? नेहरू के अतीत प्रेम से क्या पता चलता है? संविधान की दृष्टि को निर्धारित करने वाले विचारों के उद्गम के बारे में वह क्या कह रहे थे? अतीत की ओर जाते हुए अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति का हवाला देते हुए नेहरू भारत में संविधान निर्माण के इतिहास को मुक्ति व स्वतंत्र के एक लंबे ऐतिहासिक संघर्ष का हिस्सा सिद्ध कर रहे हैं। वह भारतीय संघर्ष के ऐतिहासिक महत्व को अतीत के क्रांतिकारी क्षणों के समकक्ष बता रहे हैं। लेकिन नेहरू के कहने का आशय यह नहीं है कि उन घटनाओं को आज के लिए ब्लूप्रिंट मान लिया जाए या कि यह उन क्रांतियों के विचारों को बिना सोचे विचारे भारत पर लागू किया जा सकता है। वह किसी खास तरह के लोकतंत्र को अपनाने का विरोध करते हैं, कहते हैं कि हमारे लोकतंत्र की रूपरेखा हमारे बीच होने वाली चर्चाओं से उभरेगी। वे इस बात पर जोर देते हैं कि भारत में संविधान के आदर्श और प्रावधान कहीं और उठाए गए नहीं हो सकते। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं है। उनके शब्दों में भारत में शासन की जो व्यवस्था स्थापित की वह हमारे लोगों के लिए स्वभाव के अनुरूप और उनकी स्वीकार्य होनी चाहिए। पश्चिम से वहाँ की उपलब्धियों और विफलताओं से सबक लेना जरूरी तो है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि पश्चिमी समाजों को भी अन्य स्थानों पर हुए प्रयोगों से बहुत कुछ सीखना पड़ा था और लोकतंत्र की अपनी अवधारणा बदलनी पड़ी थी। भारतीय संविधान का उद्देश्य यह होगा कि
लोकतंत्र के उदारवादी विचारों और आर्थिक न्याय के समाजवादी विचारों का एक दूसरे में समावेश किया जाए और भारतीय संदर्भ में इन विचारों की रचनात्मक व्याख्या की जाए। नेहरू इस बात पर जोर दे रहे थे और भारत के लिए क्या उचित है इस बारे में रचनात्मक ढंग से सोचना चाहिए। देखते हैं लोगों की इच्छा क्या थी संविधान में। संविधान सभा के कम्युनिस्ट सदस्य सोमनाथ लाहिरी को संविधान सभा की चर्चाओं पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद का साया दिखाई देता था। उन्होंने सदस्यों तथा आम भारतीयों से आग्रह किया कि वे साम्राज्यवादी शासन के प्रभाव से खुद को पूरी तरह आज़ाद करेंगे। 1946-47 के जाड़ों में जब संविधान सभा में चर्चा चल रही थी तो अंग्रेज सब अभी भी भारत में ही थे। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार की बात गठन का हुआ था। तो 2 सितंबर 1946 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तो चला रही थी, परंतु उसे सारा काम वायसराय तथा लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार की देखरेख में करना पड़ता था। लाहिरी जो थे, ये कम्युनिस्ट सदस्य जो थे, अपने साथियों को समझाया कि संविधान सभा अंग्रेजों की बनाई हुई और वह अंग्रेज की योजना को साकार करने का काम कर रही है। देख सकते हैं आप लोग अंतरिम सरकार का गठन जो तो हुई थी 2 सितंबर 1946 को। प्रथम पंक्ति में बलदेव सिंह, जॉन मठाई, सी राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू, लियाकत अली खान, वल्लभ भाई पटेल, आई चुंडीगढ़, आसफ अली, CH भाभा। द्वितीय पंक्ति में बाएं से देख सकते हैं आप लोग पीछे से जगजीवन राम, गजनफर अली खान, राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल निस्टर, ये सब थे। बहुत अच्छा महोदय, साहसिक शब्द, उदात्त शब्द। सोमनाथ लाहिरी ने क्या कहा था? महोदय, मैं पंडित नेहरू को इस बात के लिए मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने यह कहकर भारतीय जनता की भावना को इतने सटीक शब्दों में व्यक्त किया है कि भारत के लोग अंग्रेजों द्वारा थोपी गई किसी चीज़ को स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि इस तरह की ज़बरदस्ती पर असंतोष व आपत्ति व्यक्त की जाएगी। अगर आवश्यकता हुई तो हम संघर्ष की घाटी में उतरेंगे। बहुत अच्छा महोदय, साहसिक शब्द, उदात्त शब्द, परंतु देखना यह है कि इस चुनौती को आप कैसे और कब साकार करते हैं, यानी पूर्ण करते हैं। महोदय, मामला यह है कि यह ज़बरदस्ती इसी समय की जा रही है। न केवल ब्रिटिश योजना ने भावी संविधान बना दिया है जो अंग्रेज की संतुष्टि पर आश्रित होगा, बल्कि इससे यह भी संकेत मिलता है कि मामूली से मामूली मतभेद के लिए भी आपको संघीय यूनियन न्यायालय तक दौड़ना होगा और वहाँ इंग्लैंड में जाकर नाचना पड़ेगा, या ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली या किसी भी के दरवाजे पर दस्तक देनी होगी। केवल यही सच नहीं है कि हम चाहे जो भी योजना क्यों न बनाए, यह संविधान सभा ब्रिटिश बंदूकों, ब्रिटिश सेना और उनके आर्थिक व वित्तीय शिकंजों के साये में है। इसका मतलब यह निकलता है कि मूल रूप से सत्ता अभी भी अंग्रेजों के हाथ में है। ये किसका कथन था? सोमनाथ लाहिरी का। और सत्ता का प्रश्न बुनियादी तौर पर अभी तय नहीं हुआ, जिसका अर्थ यह निकलता है कि हमारा भविष्य अभी भी पूरी तरह हमारे हाथों में नहीं है। इतना भी नहीं, हाल ही में क्लीमेंट एटली तथा अन्य लोगों द्वारा दिए गए वक्तव्यों में यह भी स्पष्ट हो गया कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वे विभाजन से भी पीछे नहीं हटेंगे। महोदय, इसका आशय यह है कि इस देश में कोई स्वतंत्र नहीं है। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि हमारे पास केवल आपस में लड़ने का स्वतंत्रता है, हमें बस इतनी ही स्वतंत्रता मिली है। इसलिए हमारा विनम्र सुझाव यह है कि सवाल इस योजना की रूपरेखा के जरिए कुछ पा लेने का नहीं, बल्कि यहाँ के और अभी स्वतंत्रता की घोषणा करने और अंतरिम सरकार भारत की जनता से यह आह्वान करने का है कि वे आपस में लड़ने की बजाय अपने शत्रु को देखें जिसके हाथ में अभी भी कोरा है। वे ब्रिटिश साम्राज्यवाद को देखें और उससे मिलकर लड़ने के लिए आगे बढ़े। जब हम स्वतंत्र हो जाएंगे तो हम अपने दावों को हल ढूंढ लेंगे। ये संविधान सभा का बहस था ये, ठीक है। नेहरू ने स्वीकार किया और ज़्यादातर राष्ट्रवादी नेता एक भिन्न प्रकार की संविधान सभा चाहते थे। एक लिहाज से यह भी सही था कि ब्रिटिश सरकार उसके गठन में काफ़ी हाथ था और उसने सभा के कामकाज पर कुछ शर्तें भी लगा दी थी, परंतु नेहरू ने कहा आपको उस स्रोत को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए जहां से इस सभा को शक्ति मिल रही है। सरकारी कागजों से नहीं बनती, सरकार जनता की इच्छा और की अभिव्यक्ति से होती है। हम यहाँ इसलिए जुटे हैं कि क्योंकि हमारे पास जनता की ताकत है और हम
उतनी दूर तक ही जाएँगे जितनी दूर तक लोग हमें ले जाना चाहेंगे। फिर चाहे वे किसी भी समूह, ग्रुप या पार्टी से संबंधित क्यों ना हो। इसलिए हमें भारतीय जनता के दिलों में समाई आकांक्षाओं और भावनाओं को हमेशा अपने ज़हन में रखना चाहिए और उन्हें पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। संविधान सभा उन लोगों की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का साधना मानी जा रही थी। उन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलनों में हिस्सा लिया। स्वतंत्र, समानता तथा न्याय जैसे आदर्श 19वीं सदी में भारत में सामाजिक संघर्षों के साथ गहरे तौर पर जुड़ चुके थे। जब 19वीं शताब्दी में समाज सुधारकों ने बाल विवाह का विरोध कब लगभग 1929 में किया और विधवा विवाह का समर्थन किया, तो वो सामाजिक न्याय का ही अलग जगा रहे थे। जब विवेकानंद जी ने हिंदू धर्म के विवेकानंद की बात करें तो इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किया। बेलूर मठ जो है उसकी स्थापना 1887 ईस्वी में की है। विवेकानंद जी का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, इसको याद रखिएगा। इसकी जन्म की बात करें तो 12 जनवरी 1863 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। सुधार के लिए मुहिम चलाई तो वह धर्मों और ज़्यादा न्याय संगत बनाने का ही प्रयास कर रहे थे। जब महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका जन्म 11 अप्रैल 1827 ईस्वी को बम्बई में हुआ था। इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में किया। दलित जातियों की पीड़ा का सवाल उठाया। कम्युनिस्टों और सोशलिस्टों ने कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की बात करें तो 26 दिसंबर 1925 ईस्वी को हुआ। सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 17 मई 1934 ईस्वी को हुआ था। मजदूरों और किसानों को एकजुट किया तो वे भी आर्थिक और सामाजिक न्याय के लिए ही जूझ रहे थे। एक दमनकारी और अवैध सरकार के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन अपरिहार्य रूप से लोकतंत्र व न्याय का, नागरिकों के अधिकारों और समानता का संघर्ष भी था। जैसे जैसे प्रतिनिधित्व की मांग बढ़ी, अंग्रेजों को चरणबद्ध ढंग से संवैधानिक सुधार करने पड़े। प्रांतीय सरकारों में भारतीयों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए कई कानून लाए गए। 1909 ईस्वी में मार्लिया-मिंटो सुधार लाया गया था, जिसमें जो था पहली बार जो है ना चुनाव प्रणाली को मान्यता दी गई थी, पहली बार। ठीक है, इसी टाइम में 1909 में, और 1909 में ये 24वां कांग्रेस का अधिवेशन था जो कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी इसी टाइम में किए थे। 1919 में जो है खिलाफत आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। और ये 1919 का जो कांग्रेस का अधिवेशन इस टाइम में था, 34वां अधिवेशन अमृतसर में था। मोतीलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। 1935 को भारत शासन अधिनियम के नाम से भी जाने जाते हैं पारित किए गए। 19 में कार्यपालिका को आंशिक रूप से प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत उसे लगभग पूरी तरह विधायिका के प्रति उत्तरदायी बना दिया गया। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 1937 में जो चुनाव हुआ था, कहाँ हुआ था तो फैजपुर में, यहाँ कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। इस टाइम में महाराष्ट्र, फैजपुर कहाँ है तो महाराष्ट्र में। ये 50वां अधिवेशन था। इसमें जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता किए थे कांग्रेस का। ये पहली ऐसा अधिवेशन था जो कांग्रेस का जो गांव में पहली बार किया गया था। पूछा जाता है, यूपीएससी में पूछा गया। 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकारें बनी। इसके बावजूद हम पहले के संवैधानिक बदलाव तथा 1946 के अगले 3 साल के दौरान घटी घटनाओं को स्वाभाविक रूप से एक ही प्रक्रिया का हिस्सा नहीं मान सकते। इससे पहले के संवैधानिक प्रयोग का एक प्रतिनिधित्वात्मक सरकार के लिए लगातार बढ़ती मांग के जवाब में, जबकि विभिन्न कानूनों 1909 का मार्लिया-मिंटो, 1919 में खिलाफत भारत परिषद अधिनियम 1935 के पारित करने की प्रक्रिया में भारतीयों को कोई प्रत्यक्ष हिस्सेदारी नहीं थी। उन्हें औपनिवेशिक सरकार ने ही लागू किया था। प्रांतीय निकायों का चुनाव करने वाले निर्वाचन मंडल का दायरा समय के साथ फैलता जा रहा था, लेकिन 1935 में भारत परिषद अधिनियम में भी अधिकार वयस्क आबादी के 10 से 15% हिस्से तक ही सीमित था। तब तक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था नहीं थी। 1935 के कानून के तहत निर्वाचित विधायिकाएं औपनिवेशिक शासन के ढांचे में काम कर रही थी और अंग्रेजों द्वारा नियुक्त गवर्नर के प्रति उत्तरदायी थी। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जिस कल्पना की बात कर रहे थे वह एक स्वतंत्र संप्रभु भारतीय गणराज्य के संविधान की कल्पना थी। इसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट देखेंगे सेकेंड पार्ट में इससे आगे का टॉपिक। तो हम लोग आइए भारत का संविधान के उद्देशिका को एक बार पढ़ लेते हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक
आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो संविधान का हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट को यहाँ से क्लियर किया और सेकेंड पार्ट जो यहाँ से आगे थर्ड अधिकारों का निर्माण को हम लोग सेकेंड पार्ट में देखेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग चैनल में न्यू है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक और शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।